अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ इस केक की मुकम्मल डिटेल शेयर करूंगी कि इसके लिए मैंने कितना स्पंज यूज़ किया है, कौन सी रेसिपी यूज़ की है। साथ ही साथ मैं आपको 2 पाउंड का 3 मिल्क केक बनाना सिखाऊंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक है। इसके अंदर पाइनएप्पल आपने कितना ऐड करना है, इसमें पाइनएप्पल जूस कितना जाएगा सोकिंग में, क्रीम कितनी यूज़ होगी क्रम कोट के लिए, और फाइनल कोट के लिए आपने चॉकलेट वाइट चॉकलेट गनाज ऐड करके इसकी फ्रॉस्टिंग किस तरीके से करनी है, क्रीम के अंदर पीच कलर कैसे बनाना है, और एक स्टेबल किस्म का केक कैसे तैयार करना है कि आपके टॉपर्स जो हैं केक के ऊपर स्लिप भी ना करें और केक जो है बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो। तमाम हैंडमेड टॉपर्स हैं ये, इन सब की डिटेल भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो थी, बहुत थका देने वाली ये वीडियो थी। जब मैं इसे एडिट करने बैठी तो मैं थक गई थी। तो चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 इंच के मैंने 2 मोल्ड लिए हैं, और 8 बाय 8 इंच का मैंने लिया है ये स्क्वायर मोल्ड। ठीक है, ये 3 मोल्ड थे, इन्हें मैंने ग्रीस करके बटर पेपर वगैरह लगा के रेडी करके रख लिया था एक साइड पे। तो सबसे पहले आपने मोल्ड जो है इनको रेडी करके रख लेना है। मैंने आपको बता दिया है मैंने 3 पाउंड का एक केक तैयार करना है, साथ मैंने आपको 2 पाउंड का 3 मिल्क केक बनाना सिखाना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बॉल के अंदर मैदा डाला है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो मेंशन करती जा रही हूँ, स्क्रीन पे भी बताती भी जा रही हूँ, तो आप देखते जाएं। तो 8 अंडों के साथ 5 पाउंड केक की ये रेसिपी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने मैदा डाला है 320 ग्राम। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी बेकिंग पाउडर 2.5 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 320 ग्राम मैदे के अंदर 2.5 टीस्पून डाले हैं बेकिंग पाउडर के। मिक्स कर लिया अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर को मैदे के साथ, और अब छलनी की मदद से ना इस सारे मैदे को मैं छान के तो बॉल में डाल के एक साइड पे रख दूंगी। तो यहाँ पे देख लें ये मैंने छान लिया है बेकिंग पाउडर के साथ मैदे को मिक्स करके। अब हम लेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पे 8 अंडों के लिए जाएगा 160 ग्राम। तो 160 ग्राम कुकिंग ऑयल जो है ये भी मैंने देखिए मैयर करके इसको भी रख लिया था एक साइड पे। अब आ जाएंगे हम अपने चीनी की तरफ। पिसी हुई चीनी है यहाँ पे मेरे पास, ये मैंने ली है 240 ग्राम। नॉर्मल मिक्सी जार में आपने चीनी को पीस लेना है, या फिर आप पिसी हुई चीनी रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, ये 240 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी जो थी इसे भी मेजर करके रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैदा मैंने लिया है 320 ग्राम, इसमें 2.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है। ऑयल मैंने लिया है 160 ग्राम, और पिसी हुई चीनी मैंने ली है 240 ग्राम। 8 अदद मैंने बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं। तो चीज़ें हो गई हैं हमारी पूरी। चले जी अब बनाना शुरू करते हैं। 8 अंडों को तोड़ के मैंने डाल दिया है एक बाउल के अंदर। साथ मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी 240 ग्राम, और अब इसके अंदर मैं 2.5 टीस्पून डाल दूंगी वनीला एसेंस। तो यहाँ तक आपको चीज़ों की तो समझ आ गई होगी। वनीला एसेंस ज़रूर डाला करें केक के अंदर, इससे एक तो अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये केक के अंदर ना एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर जो है उसे इन्हेंस करता है। चलिए जी अब इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। अंडों को, चीनी को और वनीला एसेंस को मैंने डाल के फुल स्पीड पे बीटर को चलाया है, और इसे बीट करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे अब बहुत से लोग जो है ना, जो बिगनर्स हैं स्पेशली, वो ये गलती करते हैं कि उन्हें यही समझ नहीं आती अंडों को बीट कितना करना है। तो जब मैंने अपनी बेकिंग जर्नी का आगाज़ किया था ना, तो यकीन करें ये स्टेप मुझे भी बहुत देर के बाद जाके समझ में आया था कि जब आपके अंडे परफेक्ट बीट नहीं ना होते तो आपका केक भी सही नहीं बनता। ना तो वो सही तरह से फूलता है, ना वो फ्लफ़ी होता है, और ना ही उसका जो फ़ॉर्म है वो ठीक तरह से बनता है। तो ये जो स्टेप है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप गौर से देखें कि आपने अंडे को कितना बीट करना है। तो ये देखिए मैंने इसे 4 से 5 मिनट मुझे लग गए थे बीट करते हुए। फुल स्पीड पे आपने बीटर को चलाना है, क्योंकि हर बीटर की स्पीड का अलग हिसाब होता है, इसलिए टाइम पे नहीं जाना। बस आपने देखना है जब आपके अंडों की ये वाली फॉर्म आ जाए ना, तब तक आपने इनको बीट करना है। तो ये देखें बिल्कुल क्रीमी सी फॉर्म है इसकी इस वक्त देखें, और मैं लाइनें बना रही हूँ ना सरफेस के ऊपर, तो 1-2 सेकंड लाइनें स्टे कर रही हैं, फ़ौरन गायब नहीं हो रही। तो बस जब तक ये कंडीशन ना आ जाए तब तक आपने अंडों को बीट करते जाना है। अब इतना बीट करने के बाद हमने बीटर को रोक देना है। अब कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके देखिए मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर को चलाना है, और डिफरेंट जगहों पे आपने ऑयल थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है, लो स्पीड पे बीटर चला के मिक्स करते जाना है। तो बस ऑयल आपने इस तरह ड्रम करके सारे एक ही जगह पे नहीं डाल देना, ये सारा अंडों वाला फॉर्म टूट जाएगा, फिर आपका केक बैठ जाएगा। आपने बस थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालना है मुख्तलिफ जगहों पे, बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर को चलाना है, और 3 से 4 सेकंड के अंदर ऑयल को मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा बीटर नहीं चलाना, बीटर का काम खत्म हो गया है, इसे निकाल देंगे, और ये देखिए इतना क्रीमी थिक होना चाहिए इनको, तो परफेक्ट आपका केक बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे जनाब इसके अंदर मैंने मैदा डालना था, तो छलनी के साथ एक दफ़ा हमने पहले छाना था, फिर दोबारा से छान के ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट पहले मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। आपने इसका फ़ैन ऑन करना है, इसका रॉड जो है वो आपने टेम्परेचर इसका सिलेक्ट करना है 180 डिग्री,
और उसके बाद रोड इसका आपने ऊपर और नीचे वाला दोनों वाला रोड वाली जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है प्री हीट करने के लिए। जब केक बेक करेंगे तब आपने सिर्फ लोअर रोड पे करना है, लेकिन जब आपने प्री हीट करना है तो आपने इसको ऊपर और नीचे वाले दोनों रोड चला के प्री हीट करना है। टाइमर मैंने यहाँ पे 10 मिनट का लगा दिया है। तो चलिए जी, ये हमारे ओवन को प्री हीट करने का प्रोसीजर है। मैंने सोचा आपको आज ये भी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों की ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी जी ओवन को यूज़ करने का भी तरीका बताएँ। तो ये है ओवन को प्री हीट करना। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। ओवन मेरा 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे अब अंडों के अंदर हम मिक्स कर लेते हैं मैदे को। तो मैदा जो कि मैंने पहले ही छान के रखा हुआ था, इसे मैं दोबारा एक दफ़ा छान के इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके 3 से 4 बैचेज़ में ऐड करूँगी। सारा मैदा आपने एक ही दफ़ा नहीं डालना, क्योंकि जब हम सारा मैदा एक ही दफ़ा डालेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आप उसे मिक्स करने के लिए उसकी गुठलियाँ बन जाएँगी, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ओवर मिक्सिंग होगी और आपका स्पंज बैठ जाएगा। आपने इस तरीके से छान के थोड़ा-सा डालना है मैदा, और देखें इस तरह बिल्कुल हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को मूव करना है और इसे फ़ोल्ड करना है। कट एंड फ़ोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए आपने मैदे को मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी। कुछ लोग यहाँ पे बड़ी तेज़-तेज़ फेंटे लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इसे मिक्स करते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये सारा फ़ॉर्म टूट जाएगा, फिर भी आपका केक फूलेगा नहीं, सॉफ्ट और स्पंजी बिल्कुल नहीं बनेगा। इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है अगर आप चाहती हैं कि आपका केक स्पंज बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हल्की स्पीड पे, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने एक ही डायरेक्शन रखनी है और इसे फ़ोल्ड कर लेना है। जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हुआ है, फ़ौरन से मैंने अपना हाथ रोक दिया है और अगला बैच मैंने मैदे का ऐड कर दिया है। तो बस अब बिल्कुल इसी तरह स्लो स्पीड पे आपने इसको भी बिल्कुल हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में फ़ोल्ड करना है। जैसे ही आपको लगे कि मैदा नज़र आना बंद हो गया है, आपने अपना हाथ रोक देना है और नेक्स्ट बैच ऐड करना है। इस तरीके से आपने सारे का सारा मैदा जो है उसे इन अंडों वाले मटीरियल के साथ फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने अब स्पीड थोड़ी कर दी है ज़्यादा वीडियो की। तो मैंने इस तरीके से 4 से 5 वेजेज़ में थोड़ा-थोड़ा करके मैदा डाला था। कट एंड फोल्ड मेथड से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसे फोल्ड कर लिया था। तो चलिए जी, अब देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। अब इनको डाल देंगे टिन्स के अंदर। अच्छा, मैंने अंदाज़े से सारा काम किया है। आप लोगों ने नाप-तोल के साथ करना है, तो आप 4 अंडों की रेसिपी अगर बना रहे हैं, तो इसे हाफ़ कर लीजिएगा और 6 इंच वाले 2 टिन के अंदर भी आप इनको बेक करेंगे ना, तो परफेक्ट बेक हो जाएगी। मैंने हाफ़-हाफ़ मटीरियल दोनों टिन्स में डाल दिया था, बाकी जो था उसे मैंने डाल दिया था इस स्क्वायर वाले टिन के अंदर, और इस तरीके से मैंने 3 हिस्सों में इस बैटर को डिवाइड किया था, क्योंकि मुझे 3 पाउंड का 1 केक बनाना है और 2 पाउंड का बनाना है 3 मिल्क केक। तो 8 अंडों की इस रेसिपी से मेरे पास जो केक स्पंज तैयार होगा, मैं आगे जाके आपको उसकी परफेक्ट मेजरमेंट भी दिखा दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि 6 इंच के पैन के अंदर जो मैंने बैटर डाला है उसके साथ, और जो मैंने 4 इंच के पैन में डाला है, 4 इंच कह रही हूँ, 8 इंच के पैन में डाला है उसके साथ। सारे केक की मैं मेजरमेंट आगे जाके आपको दिखा दूँगी, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इनको टैप-टैप कर लेंगे। ओवन मेरा प्री हीट हो गया था, 10 मिनट हो गए थे। इनको मैं ओवन में रख दूँगी और इनको मैं बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। अब आपने क्या करना है, इसका जो रोड ऊपर नीचे वाला ऑन किया था ना, उसे सिर्फ़ कर देना है नीचे वाला ऑन, टाइमर लगा देना है 30 मिनट्स का, और 180 डिग्री पे आपने इसे बेक होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप गौर से सुन लें, मैंने आपको बताया है कि जब मैंने प्री हीट किया था तब मैंने ऊपर नीचे वाले दोनों रोड ऑन किए थे, लेकिन अब जब मैं बेकिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ लोअर रोड पे कर रही हूँ। बेकिंग के दौरान आपने सिर्फ नीचे वाला रोड ऑन करना है, ऊपर वाला ऑन नहीं करना। और यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स की टाइमिंग लगा दी थी इसको, और इनको बेक होने के लिए छोड़ दिया था। तो 30 मिनट के बाद हमारे जो केक थे वो बेक हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा केक तकरीबन हाफ़ डन हुए थे तो लाइट चली गई। हाय! मैं इतनी परेशान हुई, मैंने जल्दी-जल्दी केक को तो उसी तरह रहने दिया ओवन के अंदर, क्योंकि ओवन गर्म था। मैंने पतीला प्री हीट किया, मैंने कहा चलें बाकी का प्रोसीजर वहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। अभी पतीला प्री हीट हुआ ही था कि लाइट आ गई। फिर मैंने इनको दोबारा से ओवन को ऑन करके तो उसी के अंदर बेक किया था, तो शुक्र है अल्लाह का बेक हो गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस है जनाब, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए आपने पतीले का बंदोबस्त साथ-साथ रखना है, कभी भी किसी वक़्त भी लाइट चली जाए तो फिर आपने इसे मैनेज करना है। ये नहीं कि आप उसी केक को यहीं पे छोड़ दें और सोचें कि लाइट चाहे घंटे बाद आए, चाहे 2 बाद आए, तो आपका केक ख़राब हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जब तक मेरा केक बेक हो रहा था ना, मैंने सोचा इसके लिए मैं ये पाइनएप्पल का टिन खोला था। सारा जिसका जो पाइनएप्पल का फ्रूट था, इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। ये जो पाइनएप्पल जूस है, इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाला था, 2 टेबल स्पून चीनी डाली थी और पाइनएप्पल का एक मैंने सिरप तैयार कर लिया था। क्योंकि केक 3 पाउंड्स का था तो मुझे लग रहा था कि ये पाइनएप्पल का जूस कम है, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी आधा कप, 2 टेबल स्पून चीनी डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके, तो ये वाला पाइनएप्पल फ्लेवर वाला जो जूस था इसे रेडी कर लिया था। जो इसका फ्रूट था उसे अच्छी तरह से आपने छान लेना है, उसमें पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए, और उसको मैंने बारीक-बारीक चंक्स में काट लिया था, ताकि केक खाने के दौरान वो चंक्स जब मुँह में आएँ मज़े के भी लगें। और बड़े-बड़े जो चंक्स हैं ना, वो केक कटिंग के दौरान भी डिस्टर्ब होता है, केक फिर सही तरह से कटता नहीं है। तो इस तरह आपने इसे बारीक-बारीक काट लेना है। चलें जी, यहाँ पे देखिए केक मेरे ठंडे हो गए थे, रूम टेम्परेचर पे आ गए थे। अब मैं इनको डीमोल्ड करने लगी हूँ। गरम-गरम केक को नहीं आपने कभी भी डीमोल्ड करना, हमेशा ठंडा करके रूम टेम्परेचर भी आ जाए, उसके बाद आपने इस तरह छुरी के साथ इसके किनारे जो हैं पहले फ्री करने हैं, फिर आपने इन केक्स को डीमोल्ड करना है।
अच्छा यहाँ पे देखें ये लाइट जाने आने के चक्कर में ना फिर देखें थोड़ा ओवन क्योंकि उस वक़्त ठंडा हो गया था, दोबारा बेक किया। केक तो ख़ैर बेक हो गया था लेकिन केक के ऊपर ना वो रंग रूप नहीं आया था जो आना चाहिए था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि स्पंज अच्छे से बेक हो गया था। तो यहाँ पे देखें जनाब ये केक कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, इस केक को भी मैं 2 लेयर्स में काटूँगी और दूसरे वाले केक को भी मैं 2 लेयर्स में काटूँगी और उसके बाद मैं आपको इन सारी लेयर्स का वेट भी चेक करवाती हूँ कि कितना यूज़ करेंगे आप 3 पाउंड्स केक के लिए केक स्पंज। अच्छा मैंने सारा काम अंदाज़े से किया था लेकिन माशाल्लाह से बड़ा परफेक्ट अंदाज़ा रहा मेरा। 1-1 इंच की ये लेयर थी, 4 लेयर्स थी और इनका वेट था ये देखें 524 ग्राम। यानी कि 524 ग्राम अब इन 4 लेयर्स का वेट है। अच्छा यहाँ पे अब आपने मेरी बात पे गौर करना है कि 500 ग्राम हमारे पास आ गया है स्पंज का वेट और 3 पाउंड केक का वेट होता है 1350 ग्राम। तो इसमें से 500 निकाल दें, बाकी 850 ग्राम रह जाएगा। उस 850 के अंदर आपने पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं, पाइनएप्पल का जो सिरप है, सोकिंग है, क्रम कोटिंग है, फाइनल कोटिंग है, वो सारा कुछ पूरा करना है आपने 850 ग्राम के अंदर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें ये जो दूसरा केक स्पंज था इसको मैंने अपने टिन के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया था और यहाँ पे जो साइड से पीस उतरे हैं वो और साथ में ये सारा वेट इसका था 325 ग्राम यानी स्क्वायर मोल्ड में जो बेक किया था। अब 525 वो था, 325 ये है, टोटल 850 ग्राम स्पंज तैयार होगा हमारा 8 अंडों की मदद से। तो चलिए जी अब यहाँ पे हम केक बोर्ड लेंगे, इस पे लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम। क्रीम को व्हिप किया हुआ है मैंने प्रॉपर और क्रीम को व्हिप करने का प्रॉपर तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है। आप जाके वो वीडियो पहले वॉच करें और क्रीम को आपने अच्छा सा व्हिप कर लेना है। इसके ऊपर जनाब केक की मैंने फर्स्ट लेयर को रखा है, हल्का सा प्रेस करना है और इसे शुगर सिरप जो कि हमने पाइनएप्पल का सिरप तैयार किया था उसके साथ सोक कर लेना है। ओवर सोकिंग भी नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं सोक करना, बस चम्मच के साथ आपने इस तरह से डाल देना है कि केक की कोई भी सतह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, गीली-गीली दिखनी चाहिए। चलिए जी यहाँ पे केक हमारा सोक हो गया था, अब थोड़ी सी क्रीम लगाएँगे इस तरीके से और इसके ऊपर आपने पाइनएप्पल चंक्स इस तरह से भर-भर के डाल देने हैं। मेरी कस्टमर का कहना था जनाब कि पाइनएप्पल जो है ना ये इसके अंदर अच्छा खासा होना चाहिए, मीन के हर बाइट के अंदर पाइनएप्पल आना चाहिए। बड़ी मेरी स्वीट कस्टमर है, बड़ी नाइस कस्टमर है ये मेरी। ऐसे कस्टमर जो है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमत होते हैं, जो कि आपको फ्री हैंड देते हैं कि आपकी चीज़ का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, आप इसे अपने तरीके से जैसे मर्ज़ी तैयार करें। तो ये भी मेरी कस्टमर उन्हीं कस्टमर्स में से हैं और ये जब भी मुझसे केक तैयार करवाती हैं ना बस इनकी एक ही डिमांड होती है कि अगर पाइनएप्पल डालने हैं तो पाइनएप्पल चंक्स भर-भर के डालने हैं। अगर आपने कैरेमल क्रंच डालना है तो वो भी भर-भर के डालना है। अगर कैरेमल सॉस डालनी है तो वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में डालनी है। तो जनाब जब आपने इस तरह अच्छी खासी क्वांटिटी में सारा कुछ डालना होता है ना तो इसमें बस मेन चीज़ ये होती है कि आपने मीठे को बैलेंस करना होता है। अब आपने ये नहीं करना कि इसके अंदर आप इतना ज़्यादा मीठा डाल दें, इतनी ज़्यादा सॉस डाल दें कि केक खाया ही ना जाए। आपने इस मीठे को फिर अपने हिसाब से मैनेज करना है। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर देखें डाला है जो शुगर सिरप था वो भी तैयार किया था, साथ मैंने पाइनएप्पल का सिरप दोनों मिला के मैंने चीनी डाल के उसे मीठा कर लिया था। तो इसलिए अब इसके अंदर देखिए मैंने पाइनएप्पल चंक्स डाल दिए हैं इस तरीके से क्रीम का एक सर्कल बना के फिर आपने डालने हैं ताकि जब आप केक की फ्रॉस्टिंग करें तो ये चंक्स अगर आप ये सर्कल नहीं ना बनाएँगे तो क्या होगा, ये चंक्स थोड़ा-सा प्रेस करेंगे तो ये बाहर आने लग जाएँगे। जब बाहर आएँगे तो फिर आपकी केक की फ्रॉस्टिंग के दौरान ये क्रीम को तोड़ेंगे और आपके केक को ख़राब करेंगे। इसलिए लाज़मी आपने एक रिंग बना के उसके अंदर आपने ये फिलिंग करनी है पाइनएप्पल चंक्स की। बिल्कुल लेवल आपने इस तरह चम्मच के साथ एक जैसे रख के डाल देने हैं और इसके ऊपर आपने थोड़ी-सी क्रीम लगानी है। फिर आपने केक की दूसरी लेयर को स्टैक करना है। सबसे पहले आपने इसके किनारे को इस तरह से लॉक कर देना है ताकि इसकी लेयर्स जो है ना आपस में वो खिसके नहीं, एक-दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाएँ। फिर आपने इसे सोक करना है, सोक करके फिर क्रीम लगानी है, रिंग बनाना है, फिर पाइनएप्पल के इस तरह से लगाने हैं चंक्स, फिर थोड़ी क्रीम लगानी है और ये सारा प्रोसीजर आपने कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने आपके केक का वज़न कैसे पूरा होगा। यहाँ पे मैंने 180 ग्राम क्रीम ली थी जिसके साथ मैं इसे क्रम कोट कर रही हूँ। 300 ग्राम मैंने लिए थे पाइनएप्पल के चंक्स जिनको मैंने बारीक क्रश कर लिया था और 240 ग्राम मैंने इस्तेमाल किया था पाइनएप्पल और साथ में पानी डाल के जो शुगर सिरप बनाया था और जो फाइनल इसके ऊपर क्रीम लगाई थी वो थी 250 ग्राम। अब इन सारी चीज़ों को जब आप टोटल करेंगे ना तो ये देख लें आपके पास टोटल वेट जो इस केक का आएगा वो है 1470 ग्राम। तो हमें चाहिए था 3 पाउंड केक के लिए 1350 ग्राम, मतलब ये कि 120 ग्राम 130 ग्राम केक का वज़न ज़्यादा आया है 3 पाउंड से। तो इतना होना भी चाहिए, होम बेकर्स के केक का इतना वेट मेरा तो खैर हमेशा 100-150 ग्राम ज़्यादा ही होता है क्योंकि हमने कस्टमर ने हमें अच्छा पे किया होता है तो इसलिए फिर हमें भी कोई मसला नहीं होता 100-150 ग्राम का अगर केक ज़्यादा चला जाता है तो। अच्छा यहाँ पे केक को मैंने क्रम कोट कर दिया था, उसमें मैंने 2 स्ट्रॉ ऐड किए थे डुवल्स के तौर पे ताकि जो केक की लेयर्स हैं वो स्लिप ना हों और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था रात भर के लिए, यानी 5 से 6 घंटे के लिए मैंने उसे बना के फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं इसके लिए फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम व्हिप कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसी स्टेबल किस्म की बिल्कुल परफेक्ट आपने बर्फ़ का बॉल नीचे रखना है और क्रीम व्हिप करनी है और इसके अंदर ही देखें व्हाइट चॉकलेट गनाश में ऐड कर रही हूँ।
ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि गर्मियों के अंदर आपने क्रीम के अंदर किस तरह से व्हाइट चॉकलेट गनाज ऐड करनी है। ये वही व्हाइट चॉकलेट गनाज है जो कि मैंने आपको तैयार करना सिखाई थी। इसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। अब जब मुझे यूज़ करना थी मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब ये आ गई तो काफ़ी सॉफ्ट हो गई। अब इसके अंदर देखिए मैंने बीटर चला के पहले इसे स्मूथ कर लिया था। स्मूथ करने के बाद अब मैं इसे ऐड कर दूँगी इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर, जिसे मैंने परफेक्ट हार्ड वाला व्हिप किया है ना, उस क्रीम के अंदर आपने इसको ऐड करना है। थोड़ा-सा बीटर चला के इसे स्मूथ कर लेना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ किस्म की हमारी फाइनल फ्रॉस्टिंग जो है व्हाइट गनाज के साथ बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 180 ग्राम ली थी क्रीम और इसके अंदर मैंने 70 ग्राम डाली है व्हाइट चॉकलेट गनाज। तो ये टोटल 250 ग्राम मेरे पास फ्रॉस्टिंग जो है ना, ये तैयार हो गई थी। इसके लिए मैंने जो आपको पहले इसके एक अंदर वीडियो पीच शेयर कलर की थी मुझे ना, जिसमें तैयार मैंने करना आपको था बताया लाइट था पीच व्हाइट शेड चॉकलेट में इस गनाज को क्रीम को बनाते कैसे डाई हैं और करना ऐड था। कैसे करते हैं। तो तो उसके आप लिए जाके देखिए उसे मैंने वॉच इसमें कर डाला है लीजिएगा, आपको डिटेल रेड से फूड इसकी सारी कलर, समझ आ जाएगी। थोड़े से अब ड्रॉप्स यहाँ पे और देखिए साथ जी में व्हाइट चॉकलेट येलो गनाज फूड डाल कलर के का मैंने ये बिल्कुल फ्रॉस्टिंग एक रेडी से कर दो ली थी, जो ड्रॉप, कि हम फाइनल और इसमें फ्रॉस्टिंग के लिए बीटर यूज़ चला दिया है। करेंगे। तो देखें जी केक तो मैंने हमारा फ्रिज से निकाला ज़बरदस्त था, किस्म का ठंडा ठार पीच केक था कलर तैयार हमारा। हो गया है। लेकिन उससे आपने पहले अगर इसके लाइट अंदर शेड मुझे तैयार कलर ऐड करना है करना तो है। आप तो इसमें मुझे रेड यहाँ पे कलर पीच थोड़ा कलर कम का ऐड शेड तैयार कीजिएगा। करना है, तो मैंने अगर रेड आपने कलर के डार्क शेड तैयार 3 करना ड्रॉप है तो ऐड आप किए रेड हैं, कलर साथ थोड़ा में सा मैंने ज़्यादा येलो ऐड कलर के डाल कीजिएगा। दिए थे इसमें 1 से 2 ड्रॉप। और इसे मैंने मिक्स कर लिया था, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त पीच कलर का शेड जो है हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आप इसे डार्क करना चाह रहे हैं तो आप इसमें रेड कलर थोड़ा-सा 1-2 ड्रॉप और डाल लीजिएगा, साथ में येलो ड्रॉप भी 1 डाल लीजिएगा। लेकिन अगर लाइट करना चाह रहे हैं तो दोनों ड्रॉप्स थोड़े-थोड़े कम कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप रेड के डाले हैं, 2 ड्रॉप येलो के डाले हैं और ये देखिए इसको मैंने बीट कर दिया था, तो परफेक्ट पीच शेड जो कि मुझे चाहिए था ना, वो आ गया था। देखिए कितना प्यारा ब्राइट किस्म का जो पीच कलर का शेड है ना, वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्रीम में रेड कलर और साथ में येलो कलर ऐड करके। जेल फूड कलर से दोनों, रेड कलर जो था वो विप ग्योर का था और जो येलो कलर था ये मिलेनियम का था। आप चाहें तो बेक हाउस के जो मिल्किस फूड के हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने इस वक़्त मिलेनियम और विप ग्योर के यूज़ किए हैं। तो ये देखें जी, ये परफेक्ट शेड था हमारा जो कि हमें केक के लिए रिक्वायर्ड था। तो चलिए जी अब केक के ऊपर फाइनल प्लास्टर करते हैं। फाइनल प्लास्टर करने के लिए केक को मैंने फ्रिज से निकाला था 5 से 6 घंटे के बाद। केक मेरा ठंडा हो चुका था, अच्छी तरह से सेट हो चुका था। अब इसके ऊपर आपने पाइपिंग बैग में भर के इस क्रीम को इस तरीके से अप्लाई कर देना है और केक को नीट कर लेना है। अच्छा, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसीलिए इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाती कि फिर मुझे समझ ही नहीं आती मैं इसे एडिट कैसे करूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जी, आप हमें एक ही वीडियो में सारा कुछ बताया करें। जब आप एक वीडियो के 3 से 4 पार्ट्स बना के अपलोड करती हैं, तो हमें समझ ही नहीं आती कौन-सा पार्ट किसके साथ था। तो केक की फिर हमें समझ नहीं आती, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, उनके मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स भी आए, मैसेजेस भी आए। तो लीजिए जी, आज मैंने एक वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ बताने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश की है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो देखती हूँ कि आज की वीडियो में आपको कितनी समझ आती है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए ये मेरे हाथ में व्हाइट कलर की फॉन्डेंट है, रेडीमेड फॉन्डेंट है ये बेक हाउस की। इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है टाइलोस पाउडर और अब इसको मैं मसल रही हूँ। मसलने का मकसद क्या है, टाइलोस डाला है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मैंने डाल लिया था। पहला मेरा वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, फिर मैंने कहा चलिए बना देती हूँ क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जी फॉन्डेंट वर्क सिखाएँ, फॉन्डेंट वर्क सिखाएँ। तो यहाँ पे देखिए टाइलोस पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाल के इस फॉन्डेंट को मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। जब ये बिल्कुल मुलायम सी लुक में आ गई है तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मैं फॉन्डेंट के अंदर कलर ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे बनाना था पीच कलर। पीच कलर फॉन्डेंट के अंदर कैसे आएगा? व्हाइट कलर की ये फॉन्डेंट है, तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा डाला है ऑरेंज कलर। सिर्फ़ मैंने देखें 1 से 2 ड्रॉप डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने। और अब यहाँ पे जो दूसरा मैंने पीस फॉन्डेंट का अलग किया था, इसके अंदर मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ पिंक कलर। पिंक कलर मैंने डाला है, बस ये भी आपने 1 से 2 ड्रॉप डालने हैं। आप लिक्विड जेल कलर भी डाल सकते हैं, मैंने आइसिंग जेल कलर डाला है। और अब इन दोनों कलर्स को ना आपने इस तरह स्मूथ कर लेना है। देखिए पहले मैं पिंक कलर को स्मूथ कर रही हूँ ताकि पिंक कलर सारी फॉन्डेंट के अंदर अच्छे से फैल जाए। तो ये देखिए ये पिंक कलर की मैंने फॉन्डेंट तैयार की है। अब ये जो ऑरेंज वाला था इसे भी बिल्कुल इसी तरह स्मूथ कर लेना है कि जो ऑरेंज कलर है ये सारी फॉन्डेंट के अंदर जो है ना अच्छी तरह से फैल जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे पीच कलर तैयार करना था 2 शेड में, एक डार्क में और एक लाइट में। तो ये डार्क के लिए मैंने थोड़ा-सा इसमें ऑरेंज कलर और ऐड किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा ही लाइट लग रहा था। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा डार्क सा ऑरेंज शेड आ गया है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों फॉन्डेंट्स को इकट्ठे पकड़ लेंगे और इनको आपस में आपने इस तरह से मर्ज कर देना है। दोनों कलर्स मिलके ना एक बड़ा प्यारा सा पीच कलर जो है इसका बन जाएगा। इस तरह से आप पीच कलर बना सकते हैं व्हाइट कलर की फॉन्डेंट में 2 कलर मिक्स करके। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पीच कलर का शेड आ गया है। अगर मैं डायरेक्ट व्हाइट कलर के अंदर ऑरेंज कलर डालती तो तब भी इसने पीच नहीं था बनना, और अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर पिंक कलर डालती तब भी इसने पीच नहीं था बनना। तो इन दोनों को मिलाने से देखें कितना शार्प किस्म का पीच कलर आ गया जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पे जो दूसरा शेड तैयार करना है उसके लिए मैं पिंक, ऑरेंज और येलो 3 कलर इस्तेमाल करूँगी। आप देखते जाएँ, मैंने फिर इसी तरह से फॉन्डेंट को पहले स्मूथ किया है टाइलोस पाउडर डाल के। छोटे-छोटे इसके 3 बॉल बना लिए हैं क्योंकि 3 हिस्सों में 3 कलर्स इस तरह से आपने एक-एक ड्रॉप डाल के। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने एक-एक ड्रॉप डाला है 3 हिस्सों में करके इस फॉन्डेंट को, और अब इन तीनों को ना इस तरह से आपने मर्ज कर लेना है।
तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर था, येलो कलर था और पिंक कलर था। इन तीनों को मैंने फॉन्डेंट में डाल के अच्छी तरह से फॉन्डेंट को पहले स्मूथ कर लिया है। अब इन तीनों को इकट्ठा करके आपने इस तरह से मसलते जाना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का शेड इसका बन गया था, लाइट पीच। थोड़ा-सा मैंने इसमें टाइलोस पाउडर डाला है, तो क्या हाथों को चिपक रहा था, ये सॉफ्ट हो गया था कलर डालने की वजह से फॉन्डेंट। तो थोड़ा-सा मैंने टाइलोस डाला है, तो ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो ये देखें, ये वो केक था जिसको मैंने तैयार करना है और इसके लिए मुझे ये 2 कलर की फॉन्डेंट चाहिए थी, एक लाइट पीच और एक डार्क पीच। तो मैंने लाइट और डार्क दोनों शेड जो हैं ये पहले रेडी करके रख लिए हैं। अब इसमें से मुझे उसके बाल बनाने के लिए डोल के चाहिए डार्क ब्राउन शेड। तो मैंने इसी पीच में जो लाइट पीच कलर था इसमें से थोड़ा-सा पीस लिया है फॉन्डेंट का और इसमें डाला है ब्राउन कलर। ब्राउन शेड डाला है तो देखें ये डार्क ब्राउन शेड के जिसके बाल है ना वो वाला शेड आ गया है। थोड़ा-सा मुझे लाइट लग रहा था तो मैंने इसमें ब्लैक कलर ऐड किया है, तो ये बिल्कुल डार्क कलर जैसे चाहिए था उस तरह का आ गया था। तो कलर डालने से फॉन्डेंट क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है, फिर हाथों को बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा टाइलोस भी साथ-साथ ऐड करती जा रही हूँ। टाइलोस पाउडर जो है ये फॉन्डेंट को स्टेबल करता है, हार्ड करता है और इसको शेप होल्ड करने में मदद करता है। तो इसलिए ये थोड़ा-थोड़ा आपने ऐड करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे ब्राउन शेड भी मैंने तैयार कर लिया था, लाइट पीच भी और डार्क पीच भी। सबसे पहले मैंने अपने शेड पूरे कर रही हूँ। यहाँ पे आप ज़रा मेरे हाथ देखें, जैसे किसी मज़दूर ने काम किया होता है ना, इस तरह से। तो जनाब ये भी मज़दूरों वाले काम से कम काम नहीं है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है, फॉन्डेंट वर्क बहुत टाइम लेता है। मैंने इन टॉपर्स को तैयार करना शुरू किया था तकरीबन 11 बजे और जब मैं बना के फ़ारिग हुई तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो चुका था। मतलब कि 4 से 5 घंटे आपके फॉन्डेंट के टॉपर्स तैयार करने में लग जाते हैं। यही वजह है कि जो इस तरह के कस्टमाइज़्ड केक है ना, इनका ज़्यादा चार्ज किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर आपकी लेबर बहुत ज़्यादा है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये मैंने ना एक टॉपर जो था इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था ताकि मुझे केक बनाने में आसानी रहे। एक तो शीट तो मैंने पूरी की पूरी प्रिंट करवाई थी अपने आगे रखने के लिए क्योंकि मोबाइल बार-बार ऑफ हो जाता है। तो इस तरह जब आपने कोई डिटेलिंग वाला केक बनाना हो तो लाज़मी इसका एक फ़ोटो प्रिंट निकलवा लिया करें 50-60 रुपए का, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। साथ मैंने एक डॉल की पिक्चर अलग से प्रिंट करवाई थी, देखिए उसे मैंने रखा है इस तरह फॉन्डेंट बेल के इसके ऊपर और मैंने टूथपिक के साथ देखिए इसका एक हाशिया बना के ना उसको प्रिंट उसके ऊपर ट्रेस कर लिया है। बालों वाली जगह को भी, उसके फेस को भी और उसके नीचे फ्रॉक को, टाँगों को सारा मैंने उसे ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद अब देखिए मैंने जो स्किन कलर की फॉन्डेंट थी उसको मैंने हाथ के साथ इस तरह शेप दी है और उसकी फेस वाली जगह पे मैंने इस तरह से अटैच कर दी है। अब बालों के लिए जो मैंने डार्क कलर की फॉन्डेंट कौन-सी थी ब्राउन कलर की जो रखी थी तैयार करके, उसके साथ मैं देखिए बाल बना रही हूँ। इस तरीके से आपने एक साइड से फिर दूसरी साइड से, उसके बाद आपने इसके ऊपर वाली, बस अब आप देखते जाएँ कि मैं कैसे-कैसे काम कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने फॉन्डेंट को डाई करके अपने शेड पूरे किए हैं। सारे शेड पूरे करने के बाद मैंने फॉन्डेंट बेली है थोड़ी-सी लाइट कलर की जो थी, पतली सी रोटी की तरह, और उसके ऊपर मैंने इस डॉल को ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद अब इस डॉल के ऊपर मैं इसकी सारी चीज़ें बना-बना के अटैच करती जा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोग गौर से मेरे हाथों की तरफ देखते जाएँ कि मैं किस तरीके से फॉन्डेंट के इन सारे टॉपर्स को डॉल की शेप दे रही हूँ और किस तरीके से अरेंज करती जा रही हूँ उस डॉल वाली शेप के ऊपर जो कि मैंने ट्रेस की है। ये मेरा अपना ही तरीका है, मुझे इस तरीके से बनाना इसे आसान लगता है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा नीट इस तरह से बना सकती हूँ ये टॉपर, तो मैंने इसे इस तरीके से बनाया है। आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगे आप उसे फ़ॉलो करें, जिससे आपके हाथ में ज़्यादा सफाई आए, आप उस तरीके से इस टॉपर को तैयार करें। क्योंकि जनाब फॉन्डेंट वर्क जो है ना ये एक तख्लीकी काम है, इसमें आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपने हाथ की सफाई दिखानी है, फिर ही टॉपर के अंदर जान पैदा होगी, टॉपर में नीटनेस आएगी, वो देखने में दिलकश लगेगा, खुशनुमा लगेगा, तो यकीनन केक के ऊपर भी लगा होगा प्यारा लगेगा। तो जितने भी फॉन्डेंट के जो टॉपर्स हैं ना ये सारा क्रिएटिव वर्क ही होता है और क्रिएटिव वर्क के लिए आपके हाथ में सफाई होना बहुत ज़रूरी है। टॉपर की नीटनेस जो है वो केक में जान पैदा करती है, क्योंकि केक खा के तो कोई बाद में देखता है, पहले तो इसे आँखों से सिर्फ़ देखा जाता है। तो दिखने में ही आपके टॉपर इतने खूबसूरत, इतने अट्रैक्टिव लगने चाहिए कि देखते ही दिल करे कि इसे खाएँ। उसके बाद बारी आती है टेस्ट की। तो इसलिए आपने जो टॉपर्स है ना ये फॉन्डेंट वर्क जो है इसके ऊपर आपने महारत हासिल करनी है। उसके अब ये काम आपको आएगा प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 दफ़ा इन चीज़ों को बनाएँगे, कलर मिक्स करेंगे, तो आपको आइडियाज़ भी हो जाएँगे कि कलर आपने कैसे मिक्स करने हैं, कलर कैसे बनाने हैं, फॉन्डेंट को कैसे हार्ड करना है, कैसे स्टेबल करना है, किस तरह से इन टॉपर्स को अरेंज करना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके हाथ में सफाई आती जाएगी और आप अपने काम में महारत हासिल कर लेंगे। तो इसलिए जनाब ये फॉन्डेंट का जो वर्क है ना इस पे बड़ा टाइम लगता है। अब देखिए ये एक टॉपर मैंने तैयार किया है, अभी मैंने इसे 10x की स्पीड पे वीडियो को चलाया हुआ है और फिर भी आप देखें कि एक-एक चीज़ को कितनी डिटेलिंग के साथ बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को तैयार कर लिया था। डॉल का जो स्केच मैंने बनाया था टूथपिक के साथ, उसके ऊपर देखिए मैंने सारी चीज़ें जोड़ ली है। डॉल हमारी तैयार हो गई है। तो अब क्या करेंगे, अब इन सारी चीज़ों को हटा देंगे और यहाँ पे मैंने टाइलोस ग्लू जो है ये लगा दी है सारी इसके ऊपर, जो इसका स्केच बनाया था इसके ऊपर, क्योंकि अब इसके ऊपर हमने इन सारी चीज़ों को पेस्ट करना है।
तो जो चीज़ जहाँ बनाई ना इसी तरह से मैं अटैच करती जा रही हूँ। बस आप देखते जाएँ। देखिए पहले मैंने फेस वाली चीज़ को रखा है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर बाल उसके जोड़ दिए हैं। इस तरह से बाकी सारी चीज़ों को भी ना मैं अब स्केच के ऊपर इसी तरह टाइट ग्लू मैंने लगा दी है समझे। और अब इसके ऊपर वो सारी चीज़ें जो है ना चिपक जाएंगी इस फॉन्डेंट के साथ। तो इस तरह से आपने इन टॉपर्स को तैयार करना है जो कि केक के फ्रंट पे लगने हैं। आपने इस तरीके से, अगर कोई डॉल है, कोई टेडी बियर है, कोई कार्टून है, कोई करैक्टर है, तो आपने इसी तरीके से उसे तैयार करके तो उसके बाद आपने इसको अरेंज करना है और फिर आपने इसको टाइलोस लगा के सेट करके ड्राई करना है। मैंने ये टॉपर जो है एक दिन पहले बनाए थे। जैसे मुझे कल केक डिलीवर करना है तो मैंने एक दिन पहले इन टॉपर्स को बना के इस तरीके से ड्राई कर लिया था ताकि ये केक के ऊपर से स्लिप ना करें और बिल्कुल फिक्स रहें। तो ये देखिए डॉल मेरी तैयार हो गई है, आपके सामने मैंने सारी तैयार की है। हालांकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल स्पेस नहीं थी। आपको पता है मेरा कुकिंग चैनल भी है, मुझे उसके लिए कुकिंग की वीडियोस भी रिकॉर्ड करना थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत मुश्किल के साथ टाइम निकाल के मैंने कहा नहीं, आज मैंने आपको टॉपर्स दिखा के छोड़ने हैं कि किस तरह से तैयार होते हैं ताकि आपका ये गिला दूर हो जाए जी कि आपने हमें फॉन्डेंट वर्क नहीं सिखाया। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ कि देखिए फॉन्डेंट को आपने कैसे हैंडल करना है। अच्छा देखिए टॉपर तैयार हो गया था, 4 से 5 मिनट हुए थे, थोड़ा सा ड्राई हुआ है। तो मैंने इसके साथ से ना सारी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट उतार ली है। क्यों उतार ली है? क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है फॉन्डेंट, अभी मैं इसे मसलूँगी ना, स्मूथ करूँगी तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, मेरे इस्तेमाल में आ जाएगी। ड्राई होने के बाद फिर ये बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं ना ये केक टिन जिसके अंदर मैंने केक को बेक किया है, मैं उस टिन के ऊपर रख के अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मुझे ये जो रेनबो तैयार करनी है इसका क्या साइज़ होना चाहिए। तो वो मैंने अंदाज़ा लगा के उसका मैंने देखिए एक पीस जो था फॉन्डेंट का बेल के उसे मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मैंने एक बोतल ली है, इसके ऊपर मैंने इन सारी स्ट्रिप्स को इस तरह यू शेप में फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आप अगर बड़ी रेनबो तैयार करनी है तो दरमियान में कोई ग्लास वगैरह कोई बड़ी बोतल रख लें। मैंने कोई छोटी एक रेनबो तैयार करनी थी तो मैंने उसके हिसाब से इस बोतल को एडजस्ट किया है। यहाँ पे मैंने इन सारी जो रेनबोस की ये स्ट्रिप्स थी इनको मैंने लंबा लंबा इस तरह से फ़ोल्ड किया था और इस तरह से मैंने इनकी कटिंग करके ये देखें जी ये रेनबो तैयार कर ली है। अब ये जो फॉन्डेंट का पीस है इसके ऊपर लगाएंगे टाइलोस लगा के टाइलोस ग्लू। अच्छा टाइलोस ग्लू कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा मैंने पानी लिया था, तकरीबन कह लें 2 टेबल स्पून, उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया था टाइलोस पाउडर, उसे मैंने 5-10 मिनट छोड़ दिया था तो टाइलोस ग्लू तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये अरेंज कर देंगे और इसे ड्राई होने देंगे तो हमारी ज़बरदस्त किस्म की रेनबो जो है बन के तैयार हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। इसके अंदर आपने टूथपिक्स कह रही हूँ, ये जो शार्शलक स्टिक्स है ना, ये आपने गीली गीली में अटैच कर देनी है ताकि ड्राई होकर ये इसके अंदर ही फिक्स हो जाएँ इस तरीके से। तो अब देखिए ये जो फॉन्डेंट बची है इसे भी मैंने स्मूथ कर लिया था सारी फॉन्डेंट को। अब आ जाती है बारी इसके तीसरे टॉपर की, वो हैं ये वाले जो बैलून्स लगने हैं केक के ऊपर। तो ये देखिए ये स्टाइरोफॉर्म के बॉल हैं, ये आपको बेक वे से, बेक हाउस से, हर जगह से मिल जाते हैं या स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाते हैं। जो किताबों वाली दुकानें हैं ना वहाँ से भी ये मिल जाते हैं। आर्ट वर्क के लिए भी लोग यूज़ करते हैं ना, तो उनके पास भी मैंने देखे थे। अच्छा यहाँ पे देखिए टाइलोस लगाई है मैंने थोड़ी सी बॉल के ऊपर और ये फॉन्डेंट जो थी ना उसे मैंने पतला सा बेल के इसके ऊपर इस तरह से रैप कर दिया है। हाथ में आपने इस तरह गोल गोल घुमाना है तो देखिए ये बॉल कवर हो जाएगा फॉन्डेंट के साथ। इस तरीके से मैंने ये सारे बैलून्स तैयार कर लिए थे और ये देखिए इसके अंदर आपने एक स्टिक जो है इंसर्ट करके इनको इस तरह आपने थर्मोपोर के ऊपर लगा देना है। और जो गोल्डन थे इनको मैंने डायरेक्ट ही गोल्डन ग्लिटर फेर दिया था, इसके ऊपर मैंने फॉन्डेंट नहीं लगाई। और जो कुछ मैंने पिंक कलर के तैयार किए थे, कुछ पीच कलर के थे, 2-3 शेड थे लाइट और डार्क वाले, उन सबको मैंने इस तरह से रख दिया था। तो जनाब ये आ गया है अगले दिन की वीडियो। ये अगला दिन शुरू हो गया है। टॉपर मैंने सारी रात के लिए छोड़ दिए थे बना के इस तरीके से, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गई है फॉन्डेंट। अब मैंने एक तेज़ कटर की मदद से ना रेनबो के अंदर से भी ये फॉन्डेंट जो है निकाल लूँगी, काट के जो एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, और किनारों से भी इसे नीट कर लूँगी। इस यहाँ पे मेरा जो फॉन्डेंट है ना ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसलिए ये आसानी से कटती जा रही है। अगर आप गीली गीली फॉन्डेंट को छेड़ने की कोशिश करेंगे ना काटने की, तो ये फैलती जाएगी और टॉपर जो है ना वो आपका उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने ड्राई होने के बाद इसकी कटिंग वगैरह करके इसको फिनिशिंग के साथ इस तरह से नीट कर लेना है। तो ये देखिए ये रेनबो कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। और ये देखिए पीछे इसके कॉर्नफ्लोर नज़र आ रहा है जो कि मैंने प्लेट में लगा के इसे ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। अच्छा ऊपर वाली जो स्ट्रिप थी इसके ऊपर मैंने गोल्डन ग्लिटर जो था, थोड़ा गोल्डन डस्ट, वो वाला ब्रश फेर दिया था। अब यहाँ पे देखिए डोल वाला जो टॉपर था ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हार्ड हो गई है हमारी जो है फॉन्डेंट है। अब इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है सारी तेज़ कटर की मदद से ना अपने किनारों से इस तरह से कटिंग करके तो डोल के टॉपर को बिल्कुल नीट कर लेना है। तो देखिए हमारा डोल वाला टॉपर भी नीट हो गया है और जो सा हमने तैयार किया था रेनबो वाला वो भी नीट हो गया है। अब ना मैं डोल वाले टॉपर की जो है ट्रिमिंग कर रही हूँ। जितनी भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट लगी हुई है ना इसके साथ बिल्कुल सारी की सारी मैं कट करती जा रही हूँ तेज़ कटर की मदद से। अच्छा ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना जब, तब ईज़िली देखें ये कटती जा रही है और इसकी शेप भी ख़राब नहीं हो रही। तो आपने भी इस तरह ड्राई करके फिर आपने इसको फिनिशिंग के साथ काट लेना है। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी डोल बन के तैयार है। और यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, ये देखिए बिल्कुल स्टेबल है। ये इसे मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था बना के इसी तरह सारे टॉपर्स को, तो देखें बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं।
यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत डॉल बन गई है। अच्छा यहाँ पे देखिए रेनबो भी हमारी ड्राई हो गई है, जो बॉल थे वो भी सारे ड्राई हो चुके हैं। यहाँ पे डॉल देखें, ये इसके अंदर मैंने इस तरह से ना 3 टूथपिक्स इंसर्ट कर दी थी। इसकी बैक साइड पे बच्चे के नाम के जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स थे वो भी मैंने निकाल लिए थे, और यहाँ पे केक को मैंने नीट कर लिया था फाइनल प्लास्टर करके। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए केक को भी मैंने नीट कर लिया था और टॉपर्स भी सारे मेरे ड्राई हो गए हैं। मैंने आपको बता दिया है कैसे मैंने तैयार किए हैं, कैसे मैंने इनकी ट्रिमिंग की है, कटिंग की है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी है। अब हुआ ये कि ये जब मैंने केक बेक कर रही थी ना, उस दौरान मैंने रात को ही ये टॉपर सारे तैयार करके ड्राई होने के लिए रख दिए थे। तो अगले दिन तक देखें टॉपर्स इतने अच्छे ड्राई होके सेट हो जाते हैं। तो आपने भी ये करना है, टॉपर्स हमेशा 1 दिन पहले आपने तैयार करके इनको ड्राई होने के लिए रख देना है। जब ये ड्राई हो जाते हैं फिर ये क्रीम केक के ऊपर एक तो स्लिप भी नहीं करते और दूसरा बड़े अच्छे से स्टेबल होके सेट हो जाते हैं। ये जो बॉल आपको शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा-सा ब्रश को लगा के तो एक-एक ब्रश इनको कर दिया था कुकिंग ऑयल का, जिससे इसमें एक अच्छी-सी शाइन आ गई थी। और इस तरीके से जनाब देखें, ये डॉल के हाथ में मैंने फॉन्डेंट की रस्सियाँ बेल के ये पकड़ा दी थी उसे, नाम लिख दिया था, ऊपर ये बादल वगैरह लगा दिए थे, जितनी भी डिटेलिंग थी ना वो सारी मैंने इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर दी थी। और यहाँ पे नेम लिख के, तो जनाब ये थी जी हमारे केक की फाइनल लुक। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, आया इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या नहीं। अब कल की वीडियो में मैं आपको 3 मिल्क केक बनाना सिखाऊंगी, जो स्पंज हमने बचाया था ना जो स्क्वायर मोल्ड के अंदर है, तो उसके साथ मैंने 3 मिल्क केक बना के तैयार किया था, बहुत मजे का बन के तैयार हुआ था, लेकिन वो मैं आपके साथ कल वीडियो शेयर करूंगी। मुझे आप लोगों के फीडबैक का रहेगा इंतजार। अल्लाह हाफिज।